भाई आज जो है वो नोट्स सारे हिंदी के जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कैन कर चुका हूँ। तो उन नोट्स को जो है वो अभी क्लास के बाद में जो वो अपडेट कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा एक जो है वो आप अभी एक बार और वापस सोच लीजिएगा। देखो मैं 3 ऑप्शन बता देता हूँ किस तरीके से आगे की क्लासेस चलाए। ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 जो है वो ये है कि अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में एक तो है कि हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड स्टेट्स जो वो इस तरीके से शुरू करें कि 5 से 7 जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग रखें और 7 से जो वो 9 तक स्टेट्स रखें। दूसरा ऑप्शन है कि अपन स्टेट्स जो है वो एक ही रखें और इसे 7 से लेके 10 तक रखें। और तीसरा जो है वो स्टेट्स एक ही रखें और 7 से 9 तक रखें। अगर हम ये वाला पहले वाला जो है वो फॉलो करते हैं तो उस केस के अंदर अपना कोर्स जो है वो अप्रैल 30 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वाला रखते हैं तो अपने पास जाएगा मई 15 तक। और अगर ये वाला रखते हैं तो उस केस के अंदर ये जाएगा मई 30 तक। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन है वो अच्छा लगे आपको तो वो सोच समझ के आप कल तक जो है वो जवाब दे दीजिएगा ना। ये जो ये 5 से 7 भी कर सकते हैं और ये मॉर्निंग के अंदर जो है वो 6 से 8 भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा स्टूडेंट को जो दिक्कत हो रही है कि 6 से 8 मॉर्निंग के अंदर जो वो इतना होगा नहीं। मैं तीनों के जो है प्रोज और कॉन्स जो बता देता हूँ कि भाई किस वाले में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, समझिएगा। इस वाले में जो है वो क्या है कि अभी जिनकी जॉब चल रही है उनके लिए ये थोड़ा भारी पड़ जाएगा क्योंकि 2-2 क्लास होगी और उनका फिर रिवीजन भी होगा। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला जो है ये आसान है लेकिन ये जो कोर्स ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। और ये वाला जो है इसमें स्टेट्स वगैरह जो है वो 3 घंटे क्लास चलेगी तो 3 घंटे जो आपको बैठना है। ये जो है ये इस तरीके की तीनों सिचुएशन है। इसमें जो है वो एक ही है कि भाई आपको 3 घंटे जो कंटिन्यू क्लास देखनी है उसके अंदर साथ रहना है। जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे वो कब तक बता दीजिएगा, अपन उसके हिसाब से आगे कर लेंगे ना। नहीं 4 नहीं होगा, 9:30 10 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। 7 से 10 होगा या फिर ये 7 से 9 होगा। हिंदी के जो नोट्स हैं वो आज अभी अपडेट कर दिए जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो है वो सारे के सारे नोट्स हिंदी के जो है वो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो चुके हैं और इनको अभी जस्ट क्लास के बाद में आज इवनिंग के अंदर जो वो अपडेट कर दिए जाएंगे। जो हिंदी मीडियम में है वो ध्यान रखें, नोट्स दोनों के प्रिंट आउट लें, हिंदी और इंग्लिश। रीज़न ये है कि बहुत बार जो है क्वेश्चन सीधा सीधा ट्रांसलेट करके अपलोड कर दिया जाता है, मतलब पेपर में रख दिया जाता है। तो आपको इंग्लिश नाम का आइडिया होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। 5 से 9 होगा ये, 5 से 9 हो सकता है। अच्छा 5 से 9 तो 4 घंटे हो जाएंगे, 5 से 8। क्या बात है, स्टेट्स पढ़ानी और मैथ्स कमजोर हो रही है। क्लियर है भाई यहाँ तक का? तो नोट्स जो है हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स साथ रखें और साथ ही साथ पढ़ते रहें। क्लियर है?
शुरू करें भाई। और अगर आपके कोई फ्रेंड है उनको अगर ज्वाइन करना है तो उनको भी कह दीजिएगा कि ज्वाइन जो है वो अब स्टेट्स के शुरू होने के 1-2 दिन के अंदर अंदर करे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ताकि स्टेट्स जो उनका साथ ही साथ हो जाएगा। और अगर जो जितने सफिशिएंट स्टूडेंट है वो आ जाने के बाद प्राइस जो इंक्रीज करके कोर्स जो एक तरीके से बंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने के बाद फिर डाउट लेने में दिक्कत हो जाती है। एक बहुत कम प्राइस के अंदर प्राइस इंक्रीज करने का रीज़न यही था कि कम प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दे देते हैं कोर्स, फिर उसके बाद में हमें क्या होता है, ना हम उनके डाउट ले पाते हैं, ना हम उनको कभी उनकी ज़रूरत होती है तो ना बात कर पाते हैं। तो उस वजह से प्राइजेज जो है वो, ये डिस्काउंट जो है वो स्टेट्स के 2 दिन तक है, स्टेट्स के 1-2 दिन जब चलेगी तब तक है, उसके बाद जो है वो डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। शुरू करें भाई। सिंपल सा टॉपिक है। आवाज़ आज भी कर रही है? चलो चेक करते हैं, अब आवाज़ सही है? शुरू करें भाई। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग छोटा सा टॉपिक है, और क्वेश्चन जो है वो इसमें से कुछ चीजें जो है याद करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछा जाता है कि ये थ्योरी जो है वो किसने दी। तो आपको नाम जो है वो ऑथर के याद होने चाहिए। बाकी बेसिक आइडिया जो है, सारी थ्योरी जो है सिंपल सी है, इतनी कोई हार्ड और फास्ट थ्योरी नहीं है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो कुछ लोगों का पहले ये ओपिनियन था कि भाई अल्टीमेटली जो बिजनेस है उसे रन कौन कर रहा है, उसके अंदर बैठे लोग। अगर उनके जो बिजनेस के अंदर बैठे लोग एफिशिएंट है और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है बिजनेस ग्रो अच्छा करेगा। और बाकी जैसे एसेट होती है तो उनको हम बैलेंस शीट वगैरह में लिखते हैं, तो वैसा वैसा जो ह्यूमन है वो भी एक तरीके से, जैसे वन एग्जाम के अंदर भाई 3 लोग हैं, ठीक है। तो अब इस वन एग्जाम की बैलेंस शीट जब देखेंगे तो इस बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग लिखी होगी, फर्नीचर लिखा होगा, प्लांट एंड मशीनरी लिखा होगा, ट्रैक्टर वगैरह लिखे होंगे, सब कुछ लिखा होगा। लेकिन क्या ये जो एम्प्लॉय है जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्या वो कभी भी बैलेंस शीट में इनका नाम आएगा? क्या नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बात? नमस्ते जी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जैसे ये तो सर्विस सेक्टर है, इसके अंदर तो बाकी सारी चीजें जो है वो गौण है, अल्टीमेटली जो है वो क्या काम करता है, ये काम करता है कि भाई उसमें फैकल्टी कौन है। या फिर और कोई दूसरे में देखें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो उस केस के अंदर जो है उनके स्ट्रेटेजी बनाने वाला, उनका मैनेजमेंट जो वो कैसा है, वहां पर लगे हुए एम्प्लॉय जो किस तरीके से हैं, वो जितना अच्छे से काम करेंगे उतना जो बिजनेस ग्रो करेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है एम्प्लॉय जो इनके ह्यूमन है, इनको क्या किया जाए, बैलेंस शीट में जगह मिलनी चाहिए। तो जो बाकी के एसेट है वैसे के वैसे ह्यूमन रिसोर्स नाम से एक एसेट जो वो लिखी जानी चाहिए। क्लियर है? ताकि अगर कोई एक इन्वेस्टर है वो देखेगा कि भाई इसके अंदर जो वो ये वाला आदमी जो है वो काम कर रहे हैं, ये आदमी काम कर रहे हैं, और तो उनको डिसीजन लेने में ज्यादा सहूलियत होगी कि भाई हाँ ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जिस भी कंपनी में गए उनमें अच्छा रहा है, इस तरीके से। तो उससे अल्टीमेटली एक तरीके से इन्वेस्टर को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, होना चाहिए, सिंपल सी सीधी बात लग रही है। लेकिन सबसे मुश्किल बात जो है वो ये आती है कि भाई इनका वैल्यूशन कैसे करें। वैल्यूशन जो है वो कैसे किया जाए कि भाई जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे ये एम्प्लॉय है, ए नाम का कोई एक एम्प्लॉय है, अब इसका वैल्यूशन जो वो किस तरीके से करें, आदमी जो है उसका वैल्यूशन जो वो किस तरीके से करें। और पूरा चैप्टर जो है वो मेनली इसी बात पे चलेगा कि इसका वैल्यूशन जो वो किस तरीके से किया जाए। सिंपल सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले
एक आदमी आया तो समझिए कि इसकी वैल्यूएशन के बारे में लोगों से पूछा गया ओपिनियन कि भाई बताओ किस तरीके से करें। तो पहला आदमी आया और पहले आदमी ने आके क्या कहा कि अच्छा इस एम्प्लॉय को किस वैल्यू पे लिखना है, यही समस्या है। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कोई भी एसेट है उसको कितने पे लिखते हो। हमने कहा जितने में एसेट को खरीद के लेके आते हो उतने में। तो उन्होंने कहा कि इसको कितने में खरीद के लेके आए। हमने कहा खरीद के थोड़ी लेके आए भाई, ये हमारे यहाँ ज्वाइन किया, एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा कि आप तक आने में इसको कितनी कॉस्ट लगी है। तो हमने कहा कि कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक काम करो क्या कि ये जो एम्प्लॉय है इसके सिलेक्शन में, इसके रिक्रूटमेंट में और ये इसके जो ट्रेनिंग में जो कॉस्ट लगी है उसको क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। जैसे जैसे एम्प्लॉय जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो सबसे पहले हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर 50,000 का खर्चा हुआ। फिर जो वो हमने उनके इंटरव्यू वगैरह लिए जिसपे 20,000 का खर्चा हुआ। फिर उनकी बेसिक ट्रेनिंग हुई कि हमारे यहाँ पर काम किस किस तरीके से होता है, और उसमें 10,000 हुए। तो 50, 20 और 10, 80,000 रुपये जो है क्या है इसकी ह्यूमन की कॉस्ट है। और इस कॉस्ट को क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो और इसे लिखते रहो। और उसके बाद में क्या करो, इसे धीरे धीरे डेप्रिशिएट भी करते रहो कि भाई ये जो भी वैल्यू आई है जैसे 80,000, और ये मान लीजिए 10 साल और काम करेगा और हमारे साथ काम करेगा, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, 8-8 हजार रुपये हमने क्या किए हर साल जो डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया। इसके बाद में यही नहीं रुका ये आदमी, इसने कहा कि इससे ये भी फायदा होगा कि ये जो आपने टोटल खर्चा हुआ है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर साल जितने जितने खर्चा लग रहा है उतना उतना उस साल में क्या होता जाएगा, राइट ऑफ होता जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है। लोगों ने कहा यार ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो वो अभी भी प्रॉब्लम वाली है कि भाई बिजनेस के अंदर जब आएगा उस वक्त वो एक नया आदमी होगा, फिर धीरे धीरे वो काम सीखेगा, काम सीखेगा तो उसके बाद में उसकी वैल्यू में इंक्रीज होना चाहिए, वो तो तुम्हारे हो ही नहीं रहा है। ऊपर से तुम ये डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ये कैसे लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि 10 साल जो वो आपके साथ काम करेगा। पहली बात तो 10 साल जिएगा इसकी गारंटी नहीं। दूसरी साल 10 साल ये आपके साथ रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। समझ पा रहे हो बात भाई। आज के टाइम में तो कोई किसी को भी धोखा दे सकता है, तो ये आपकी कंपनी के साथ 10 साल कैसे जुड़ा रहेगा, ये जो है आपकी अजम्पशन किस तरीके से। इसके बाद में इसको कहा कि ठीक है तुम्हारा आइडिया, लेकिन ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद में एक दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी आके उसने कहा कि ऐसा करते हैं अपन, ऐसा करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड से हम क्या करते हैं, इस ए का जो है वो वैल्यूएशन करते हैं। पूछा कि भाई रिप्लेसमेंट का कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये जैसे ए है, इस ए के जैसा का जैसा अगर आज एम्प्लॉय हम लेके आए तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। हमने कहा अच्छा ए के जैसा का जैसा लाना मतलब, तो हमने कहा कि उसके लिए पहले तो क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, फिर जो उसका रिक्रूटमेंट करना होगा, फिर उसको ट्रेनिंग करनी होगी। और आज जो एम्प्लॉय जैसे 3 साल से काम कर रहा है तो वो काफी कुछ चीजें सीख गया होगा भाई, लर्निंग कर्व वगैरह थ्योरी चलती है भाई, एक काम आप पहली बार करते हो अगर उसमें 10 वर्ष लग रहे हैं तो दूसरी बार में 8 लग रहे हैं, तीसरी बार में 7 लग रहे हैं। तो एम्प्लॉयज भी तो धीरे धीरे सीख रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उसका। एक पुराना एम्प्लॉय जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय और एक नया एम्प्लॉय क्या बराबर है क्या, नहीं। तो उसके अलावा उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट वो भी कितनी, जिस भाई मात्राएं इधर उधर हो तो देख लीजिएगा ना, जिस एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी योग्यता तक
लाने के लिए कि भाई अगर कोई नया एम्प्लॉय लेके आए, उसको अगर सेलेक्ट करें, उसको रिक्रूट करें, ट्रेनिंग दें और उसका डेवलपमेंट कॉस्ट कि भाई ये जो एम्प्लॉय जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके जितना का जितना उसको डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको क्या कर दें हम कैपिटलाइज कर दें, उसको जो हम क्या कर दें कैपिटलाइज कर दें और ये जो हमारी क्या हो जाएगी ह्यूमन की कॉस्ट हो जाएगी। लोगों ने कहा कि ठीक है अच्छी बात है, वैसे बढ़िया बात बता रहे हो, लेकिन समस्या ये है कि ये जो एम्प्लॉय है इसके डेवलपमेंट जो वो तो धीरे धीरे हुआ है, ओवर द पीरियड हुआ है, और दूसरा रिप्लेसमेंट के लिए आप देख रहे हो कि भाई इसके जैसा जैसा आदमी जो है वो लाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। अब इसके जैसा आदमी मिलना मुश्किल भी है, भाई किसी का आइडेंटिकल मिलना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये जो है कि थियोरेटिकल ज्यादा लग रहा है, बाकी ये जो है चीजें कैलकुलेट करना जो है वो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये भी इतना ज्यादा बेहतर नहीं चला। फिर उसके बाद भाई सारे के एक एक तरीके है ना, उसके बाद में नेक्स्ट आया, उसने अलग तरीका बताया, उसने अलग तरीका बताया। फिर एक और आया, उसने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। इसने कहा कि हर जो एम्प्लॉय है उसकी क्या करो अपॉर्चुनिटी। अब नया जो ऑथर आया उसने कहा कि एक काम करो, हर एम्प्लॉय की क्या करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करो। जैसे कि ये ए है और ये डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इस ए को जो है यूं लेके आओ और उसको पूछो कि भाई और कोई डिपार्टमेंट है क्या जो इस ए को लेना चाहता है। किसी और ने कहा कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ। उसको कहा कि कितने में लेना चाहते हो, उसने कहा कि 20,000 में। कहा और कोई डिपार्टमेंट है जो बोली लगा रहा है, किसी ने कहा कि 30,000, किसी ने कहा 40,000, किसी ने कहा 50,000, किसी ने कहा 1 लाख, किसी ने कहा 2 लाख। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बिड है, जो हाईएस्ट बिड आई उसके हिसाब से क्या कर दो उसकी वैल्यू कर दो कि ये जो है इसका अल्टरनेटिव यूज है और ये जो है इसकी वैल्यू मान ली जाएगी। सबसे ज्यादा बोली जैसे किसी ने 2 लाख लगे तो हमने कहा कि इस एम्प्लॉय की वैल्यू जो वो 2 लाख है। दिक्कत तब आने लगी कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कॉमनली अवेलेबल है, उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं है तो उनकी बिडिंग जो वो कम लगने लगे। और दूसरा हर साल के अंत में जो वो एम्प्लॉय को इस तरीके से बुलाना और उनकी बोली लगाना, तो ये एक तरीके से उनको डिमोटिवेट करने वाला मेथड ज्यादा है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है लेकिन इतना ज्यादा ये भी बेहतर नहीं है। फिर जो है एक और मेथड आया जिसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसने क्या कहा कि देखो बाकी सारी बातें हैं बकवास, ये करना ना तो पॉसिबल हो रहा है ना बात, हम क्या करें हर जो है वो ग्रेड के हिसाब से हम क्या कर दें, ग्रेड के हिसाब से या एम्प्लॉय के हिसाब से हम क्या कर दें एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लें कि भाई ये इस तरीके का एम्प्लॉय जो है उसकी कॉस्ट ये मानी जाएगी कि भाई इस तरीके का एम्प्लॉय होगा उसकी वैल्यू जो हम 2 लाख रुपए करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पुराने जितने भी उनके सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी कॉस्ट है वो सारी सारी कंसिडर करके हम क्या कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे हमारे जो भी ह्यूमन है उनको क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स है उनको वैल्यू करेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो? ये जो सारी मेथड है, ये सारे के सारे चारों मेथड है, ये इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि ये सारे के सारे बात कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर। क्लियर है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर। फिर कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा कि आदमी की वैल्यू उसको दी गई सैलरी के जैसी नहीं है। अगर आप किसी आदमी को सैलरी 50,000 दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू 50,000 है, इसका मतलब ये है कि वो हमें कुछ ज्यादा कमा के दे रहा है, 3 लाख कमा के दे रहा है, तब हम उसे 50,000 देते हैं। और फिर उसी का जो वो हम 20,000 रुपए खाते हैं, सॉरी 2.5 लाख रुपए जो खाते हैं, और ये हमारी वैल्यू इंक्रीज करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर जो एम्प्लॉय है उसको क्या करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या करेंगे, हर एम्प्लॉय को बुलाएंगे, उसकी बिड लगवाएंगे कि भाई बोली लगाओ, और जो उसकी हाईएस्ट बिड होगी, हाईएस्ट जो बोली होगी उसको अपन क्या कर देंगे उसकी वैल्यू मान लेंगे। वैसे अच्छा था, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई कोई पर्टिकुलर जैसे एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो उसे बाकी वाले डिपार्टमेंट क्यों ही खरीदेंगे और उसके लिए क्यों ही बिड लगाएंगे, तो वो
हो सकता है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, बहुत ज्यादा काम का एम्प्लॉय हो, लेकिन फिर भी उसको जो है उसकी बिड नहीं लगेगी, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम आ सकती है। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि ये जो आप सारी चीजें कर रहे हो ना कंसिडर, ये आप कर रहे हो कॉस्ट, ये आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो, जबकि कॉस्ट की बजाय हमें क्या करना चाहिए, इसकी जगह वैल्यू जो है उसको कंसिडर करना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स के सारे मेथड है, ह्यूमन रिसोर्स के वैल्यूएशन के जो मेथड है, इनको मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं। कॉस्ट बेस्ड मेथड, जिसमें आ गया आपका एक तो हिस्टोरिकल, तो ये जो है वो आप इसको लिख भी दीजिएगा या मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी, ये जो छोटे से नोट्स बन रहे हैं ना ये। इसके लिए हमने क्या किया, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है उसको क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज करेंगे और डेप्रिशिएट करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो है वो आया आपका हिस्टोरिकल के बाद में, कौन सा था, रिप्लेसमेंट। दूसरा जो है वो रिप्लेसमेंट। तो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और यहाँ तक के डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे और वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट मान लेंगे। क्लियर? समझिएगा, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप बाद में लिख दीजिएगा ना। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि बिड लगाओ और जो हाईएस्ट बिड होगी वो क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय की वैल्यू हो जाएगी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कि भाई हर एम्प्लॉय के लिए हम क्या कर दें, के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लें। क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक में कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? उसके बाद में साइड में है अगर, तो यहाँ पर जो है वो पहला मेथड आया। अभी तक जो है ये सारे सारे किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज तक की वैल्यू के बारे में। और ये जो मेथड आए, इन्होंने कहा कि एम्प्लॉय जो है उसका वैल्यूएशन या उसको किस पे लिखा जाए, ये डिपेंड करेगा कि ये आगे हमें क्या प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? जिसमें से पहला जो मेथड है वो तो वैसे एक्चुअली देखे तो कॉस्ट के हिसाब से ही है, लेकिन वो इस कैटेगरी में अपन लिख इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि वो इससे रिलेटेड है सारे के सारे, है ना। वैसे ये जो बाइफर्केशन कर रहे हैं ये भी अपन अपने समझने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसके बाद में इधर आया, अब सबसे पहला ये जो चारों को, इन चारों को बेचारों को बैठा दिया कि भाई तुम बैठो, तुम्हारे जो मेथड देख लिए और तुम में से कोई भी एक भी लखन वाला मेथड देने वाला नहीं है। यहाँ आया सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसने आके क्या कहा, इसने कहा कि ये जो एम्प्लॉय है, ये जितने भी एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है इनको आप क्या करोगे, हमने कहा कि इनको सैलरी देंगे, रेमुनरेशन देंगे और काम करेंगे, काम करवाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, यही करवाना है। तो इन्होंने कहा कि इनको जो सैलरी एंड रेमुनरेशन जो भी दोगे आप इन फ्यूचर, जितना भी दोगे उन सारों की क्या करो आप, परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। सैलरी एंड रेमुनरेशन, सैलरी एंड रेमुनरेशन हर साल दोगे, इन सब की क्या करो आप, जो है वो परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करो।
इनकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? इसने क्या कहा कि जो एम्प्लॉय है इनको आप जो भी आगे आने वाले समय के अंदर जो जो सैलरी एंड रेम्युनरेशन दोगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से इस ह्यूमन की वैल्यू हो जाएगी। लोगों ने कहा ठीक बात, कोई समस्या वाली बात नहीं है तुम्हारे हिसाब से, तुमने कहा, लेकिन इसमें समस्या हमारी तरफ से अगर देखें ना तो वो ये है, आप कह रहे हो कि ये 10-15 साल रहेगा और 15 साल का आप सैलरी एंड रेम्युनरेशन का डिस्काउंटिंग करके आप उसके ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कर रहे हो। ये 15 साल रहेगा, ये किसने कहा? क्लियर है? और दूसरा, इनके अंदर कितने प्रमोशन होंगे, क्या सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट होगा, वो सारा का सारा जो है वो जजमेंट करना क्या आसान है? क्या मुश्किल है? सीधी सी बात है भाई। आज जो एम्प्लॉय है भाई, जब बच्चा जन्म लेता है तो सारे सारे बच्चे जो नॉर्मल है एक एक जैसे ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन मरते वक्त कौन कहाँ पहुंचेगा उसका क्या पता। तो जो एम्प्लॉय आज किस कंपनी में किस जगह पे है, वो अंत तक किस स्थिति में रहेगा, उसका कुछ भी प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। कितने प्रमोशन लेता है, क्या सैलरी लेता है, उनका प्रिडिक्शन करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, यहाँ भी तुम जो बात तो वही कर रहे हो कि भाई इस एम्प्लॉय को कितना दिया जाए, एम्प्लॉय को कितना दिया जाए, जबकि हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या फायदा होगा। ये तो आप कह रहे हो कि एम्प्लॉय को इतना सैलरी एंड रेम्युनरेशन देंगे, एम्प्लॉय को इतना सैलरी एंड रेम्युनरेशन दोगे, तो ये भी अल्टीमेटली है तो एक तरीके से कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे हो कि भाई उसको कितना दिया जाएगा। तो ये उतना बेहतर नहीं है। तो उससे आगे वाला आया, उसने कहा कि नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड। रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड, इसने कहा कि ये जो अभी तक सारे हैं ना वो सारे सारे बेवकूफ है। इससे पूछा कि भाई क्यों, तुम उन सारों को बेवकूफ क्यों कह रहे हो? कि ये जो है ये सारे सारे बातें कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को क्या देंगे, एम्प्लॉय को क्या देंगे, एम्प्लॉय को क्या देंगे। भाई हम ऑर्गेनाइजेशन की साइड में, उस बिजनेस के साइड में हमें ये देखना है कि बिजनेस को क्या देगा। ये समझ पा रहे हो बात? उससे बिजनेस को क्या वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू है उसको हम अगर उसके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें ना तो अल्टीमेटली उस मन की जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू है वो पता चलेगी, और वो जो है वो वैल्यूएशन ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसने क्या कहा कि ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है हमारा, ये मान लीजिए ये जो है जीवन भर में क्या करेगा, कुछ सर्विस देगा, ठीक है, कुछ जॉब परफॉर्म करेगा, ठीक है, पहले साल करेगा, दूसरे साल करेगा, हर साल करेगा। ये जितने भी सर्विस और जॉब ये जीवन भर में परफॉर्म करेगा ना, जीवन भर में उन सब सर्विस और जॉब परफॉर्म जो है उनको क्या करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, उसकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये क्या होगी, ह्यूमन की वैल्यू होगी। ये क्या होगी, ह्यूमन की वैल्यू होगी। लोगों ने कहा यार बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि ये सारे के सारे तो एम्प्लॉय की साइड के थे। अब पहली बार जो ऑर्गेनाइजेशन की साइड वाला जो बंदा आया है और वो बता रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली फायदा जो वो कितना है। तो इसने कहा कि ये अल्टीमेटली एम्प्लॉय से जो फायदे मिलेंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे ये सर्विस जो है ये एम्प्लॉय ये परफॉर्म करेगा, अगर एम्प्लॉय ये नहीं करता तो हमें ये सर्विस करवाने में 20,000 का खर्चा लगता, तो ये 20,000 बच गए। तो ये 20,000 की इसने सर्विस परफॉर्म की, ये जॉब जो परफॉर्म की वो 30,000 की, ये 40,000 की, ये इस तरीके से जीवन भर जो करेगा जितने उससे फायदा मिलेगा उन सारे फायदों की क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे उस ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? उससे आगे वाला आया, उसने कहा कि मेरे जो पुराने साथी हैं उसने बहुत अच्छी थ्योरी दी और मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो मेरा पुराना साथी है वो हिसाब में थोड़ा कच्चा है, वो हिसाब में थोड़ा कच्चा है। उसने कहा, बाकी ने पूछा कैसे, कि भाई
जो एम्प्लॉय है वो सर्विस देगा, जॉब परफॉर्म करेगा, सब कुछ करेगा, अलग 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 उससे वैल्यू मिलेगी। क्या इन सारों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल सही लग रहा है, क्या दिक्कत है भाई, इसमें जो जो सर्विस परफॉर्म करेगा उसकी जो जो वैल्यू उन सबकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसने कहा अच्छा ये जो सर्विस परफॉर्म कर रहा है ये फ्री में कर रहा है। हमने कहा नहीं, फ्री में तो नहीं कर रहा है, इसके बदले में कुछ पैसा लेता है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो पैसे को क्या करते हो, उसका कुछ करना पड़ेगा क्या? हमने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ये जो बेनिफिट इससे मिल रहे हैं ना, ये तो है इसके बेनिफिट, इसके बदले में ये कुछ कॉस्ट भी तो इनकर कर रहा है, जिसमें सैलरी, रेमुनरेशन, वेजेज वगैरह जो भी है इसको दिए जाते हैं, फ्रिंज बेनिफिट वगैरह। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? एम्प्लॉय के लिए, भलाई के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो कॉस्ट लेस करो। और ये जो कॉस्ट लेस करोगे ये क्या होगा, इसका नेट बेनिफिट होगा कि इस एम्प्लॉय को रखने से इतने का फायदा होगा। भाई 3 लाख का काम वो करके दे रहा है, लेकिन 50,000 उसको दिए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितने का फायदा करवा रहा है? 2.5 लाख का। तो ये इसने कहा कि भाई जो 2.5 लाख इससे फायदा हो रहा है, 2.5 लाख का फायदा हो रहा है, उस 2.5 लाख के हिसाब से इसको क्या किया जाए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए। 2.5 लाख 3 लाख जितना भी है उसके हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। ये जो नेट बेनिफिट आते हैं ये हर साल के नेट बेनिफिट कैलकुलेट करो, और इन नेट बेनिफिट की क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू जो वो कैलकुलेट करो। इनकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू जो वो कैलकुलेट करो। तो ये क्या आ जाएगी, ह्यूमन की वैल्यू आएगी। यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। यहां तक में कोई डाउट है क्या? इसके बाद में, इस नेट बेनिफिट के जस्ट बाद में एक और आया, उसने कहा कि ये जो नेट बेनिफिट वगैरह की सारी बातें कर रहे हो ना, इसके बीच में एक चीज तो आप भूल ही गए। हमने कहा कि क्या? उसने कहा कि भूल आप ये रहे हो कि ये एम्प्लॉय आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। हमने कहा बात तो सही है, कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो इसने कहा कि ये जो एम्प्लॉय है इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करते हो तो ये जो नेट बेनिफिट आपने लिए, ये जो नेट बेनिफिट हर एम्प्लॉय के आप निकाल रहे हो, इसको क्या करो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से कैलकुलेट करो। इसका क्या करो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। हमने कहा कि ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप पता करो कि कितने परसेंट चांस है कि ये हम हमारे साथ रहेगा, कितने परसेंट चांस है कि ये हमारे साथ रहेगा। और ये जो है ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो आप। ये जो नेट बेनिफिट है, अब आप कहोगे, आपके मन में आएगा कि सर ये जो है वो सर्टेनिटी, नहीं, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू यहाँ तो जो पूछा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो नॉर्मल जैसे एफएम में कैलकुलेट करते हैं ना, वैसा वैसा। हमने कहा कि ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे पता करें कि भाई ये जो ये हमारे साथ कितना रहेगा, ये कैसे पता करें? तो उसकी आंखों में देखने से तो पता नहीं चलता है कि भाई ये धोखा देगा, कब धोखा देगा। समझ पा रहे बात? तो लोगों ने इसको इस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के नाम पे क्रिटिसाइज भी किया कि ये कैलकुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि भाई ये कितने समय हमारे साथ रहेगा। हमने कहा कि ये 60% है कि हमारे साथ रहेगा, कि 60% कैसे कैलकुलेट किया कि ये 60% आपके साथ रहेगा? कोई भरोसा है क्या? नहीं। तो लोगों ने इस वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया। बाकी इसने कहा बेचारे ने
कि भाई जो नेट बेनिफिट है इसको इक्विवेलेंट, जो सर्टेन इक्विवेलेंट है इससे मल्टीप्लाई करो और फिर जो है इसकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ह्यूमन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। इसके बाद में है आपका ये जो है, ये सारे सारे एक तरीके के मेथड है, इनको आप सीक्वेंस वाइज जो वो याद कर सकते हो सारे के सारे। इसके बाद में जो वो एक इसका नाम हारमसंस मॉडल। बाकी बेचारे तो शरीफ थे, अभी तक जो भी आए वो तो सारे के सारे क्या कर रहे थे, एक एक थ्योरी दे रहे थे। ये जो है ये आया और ये नालायक दो जो है वो थ्योरी देके गया। एक तो उसने दी परचेज गुडविल मॉडल। परचेज गुडविल मॉडल में क्या, गुडविल कैलकुलेट करते थे किससे, कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते थे कि भाई आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, जैसे कि ये बिजनेस है मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाता है, नॉर्मली बिजनेस के अंदर इस तरीके के इंडस्ट्री के अंदर जो है वो 10% रिटर्न रहता है कि जितना पैसा लगाते हो, 100 लगाते हो तो 10 रुपए मिलेगा, और अगर 200 लगाओगे तो 20 रुपए मिलेगा। तो उस हिसाब से 1 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो तो 1 लाख के लिए कैपिटल होने कितनी चाहिए, 8 लाख रुपए होने चाहिए। समझ पा रहे हो बात भाई। 10% है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए लगाओ तो 10 रुपए मिलते हैं, या 10 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए लगाने चाहिए। क्लियर। तो इसने कहा आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो उस प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उसमें से एक्चुअल जो कैपिटल है वो क्या कर दो, लेस कर दो। तो ये जो है बाकी जो पैसा बच रहा है ना, ये आपकी गुडविल है, समझिएगा। जैसे ये एक बिजनेस है, इसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो है मान लीजिए 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस इंडस्ट्री में जो भी रहता है वो है 10%। एक्चुअल कैपिटल जो है वो आपका है 7 लाख। तो ये क्या कहता है कि 1 लाख कमाने के लिए आपकी कैपिटल होने कितनी चाहिए थी, कैपिटल होनी चाहिए थी 10%। है मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए कमाते हो, मतलब कि 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए होने चाहिए, तो 1 लाख के लिए कितना होना चाहिए, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, जो कि आपका हो जाएगा 10 लाख रुपए। क्लियर है। इसमें से क्या कर दो, लेस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 7 लाख। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो बाकी के 3 लाख है ये क्या है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन। हमने कहा भाई ये तो तुमने वो ही बता दिया जो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका। उन्होंने कहा कि उसने कहा, ये जो हानसन था उसने कहा कि भाई मैंने नाम ही यही दिया है परचेज गुडविल मेथड की परचेज गुडविल मॉडल। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। फिर इसके बाद में इसको कहा कि ये तो तूने कुछ मेथड बताया ही नहीं भाई, एक तरीके से बेवकूफ बनाई, ये तो तूने कैपिटलाइजेशन मेथड बता दिया। तो उसने कहा कि चलो मैं आपको थोड़ा और दुख देता हूँ, थोड़ा और तकलीफ देता हूँ, मैं जो एक और मेथड बताता हूँ, नेट एडजस्टेड नेट एडजस्टेड सॉरी नेट एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसने क्या कहा कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हमने कहा यहाँ क्या कहना चाहते हो, तो उसने कहा कि यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ उससे पहले आपको क्या करना होगा,
इसको आप आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों के अंदर जो कितना कितना सैलरी एंड वेजेज जो वो देने वाले हो वो बताओ। हमने कहा कि कितना बताए, तो उसने कहा कि 5 साल। अब इससे पूछा 5 साल क्यों, तो उसने कहा 5 मेरा लकी नंबर है इस वजह से। आगे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, 5 जो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, समझ पा रहे बात। इसने कहा कि जनरली आप 5 साल लीजिए। लोगों ने कहा 5 साल क्यों, उसने इस वजह से लोगों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया। बाकी इसने जो कंसिडर किया था वो 5 साल, कि आप अपने एम्प्लॉय को आने वाले 5 सालों में क्या क्या सैलरी एंड वेजेस दोगे। हमने कहा कि जैसे 2024, 2025, 2026, 2027 और 2028, इसको हम सैलरी देंगे जैसे 10,000 पूरे साल की, यही मान रहे हैं ना ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। फिर देंगे 2025 के अंदर 12,000 देंगे, यहाँ 15,000 देंगे, यहाँ 18,000 देंगे और यहाँ 20,000 देंगे। क्लियर है। इसके बाद में इसने कहा कि इन सब की क्या करूं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर अपन इसको सिंपल रखते हैं। इसको इसके क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करो कि भाई 10% है तो 10% में क्या हो जाएगा 0.909, 0.826, 828, 0.826, 0.751, इस तरीके से जो है प्रेजेंट वैल्यू, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। हमने कहा यही है इस ह्यूमन की वैल्यू। अगर यही है तब तो पीछे बहुत सारे लोग जो थे वो ये प्रेजेंट वैल्यू वाला तो कह के गए थे, फिर तुम जो है वो नया आके क्या कहा, उन्होंने कहा रुको अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई। हमने कहा फिर बताओ आगे जो है वो आपका क्या है। इसने कहा कि अब एक जो है वो एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करो, एक जो है वो क्या करो, एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करो। हमने कहा ये एफिशिएंसी रेशियो क्या है, उन्होंने कहा कि अभी देखो कौन सा साल से शुरू किया था, 2024 से शुरू किया था ना? आने वाले 5 साल 2024 से, तो उसने कहा कि करंट ईयर लो। हमने कहा ये लो लिया 2023, तो उसने कहा 2023 लो, 2022 लो, 2021 लो, 2020 लो और 2019 लो। पीछे वाले कितने साल, उसने कहा 5 साल। इसमें देखो रेट ऑफ फर्म कि फर्म जो है वो कितना रिटर्न जो है वो देता है। हमने कहा कि 10%, 12%, 15%, 12% और 8% इस तरीके से। और रेट ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में ये बिजनेस कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न क्या रहता है, कि भाई 2023 में नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न रहा था 12%, यहाँ रहा था 10%, यहाँ रहा था 7%, यहाँ रहा था 5%, यहाँ रहा था 11%। क्लियर है। अब समझिएगा ना, पूरा समझाने के बाद एक बार इसको वापस रिवीजन कर देंगे। फिर इसने कहा कि अगर आपको एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करना है तो सबसे जो करंट है ना उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दो। तो इसके लिए क्या करो, 5 का वेट दो, इसको 4 का दो, इसको 3 का दो, इसको 2 का दो और इसको 1 का दो। पूरा समझने के बाद इसमें बताइएगा, डाउट है ना। इसने कहा कि कैसे, इसने कहा कि देखो 2005 की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 इंटू फर्म जो है वो कितना 10% कमा रहा था जबकि इंडस्ट्री कितनी कमा रही थी 12। उससे पीछे वाले साल 4 गुणा इंडस्ट्री कितने, आप कितना कमा रहे थे 12 जबकि इंडस्ट्री कितना कमा रही थी 10, मतलब कि आप ज्यादा एफिशिएंट थे। उससे पहले वाला साल लीजिए, 3 गुणा आप कितना कमा रहे थे 15 डिवाइड बाय 7। उससे पहले वाला साल लीजिए, 2 गुणा 12 भाग 5 और उसके बाद में 1 गुणा 8 भाग 11 और डिवाइड बाय वेट का टोटल कितना हो रहा है 5, 4, 3, 2 और 1, टोटल हो रहा है 15। ध्यान से वापस समझिएगा एक बार है ना।
इस एफिशिएंसी रेशियो को समझिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करने में जैसा इसमें कुछ है नहीं, और ऐसा है कि भाई अपने को समझ आ गया एक बार तो फिर अपन इसको कैलकुलेट कर लें। देखो इसने कहा कि देखो ये जो डाटा है करंट ईयर का, ये सबसे लेटेस्ट है, इस वजह से इसे जो है वो सबसे ज्यादा वेट देना है। कितना देना है? 5। उससे पहले वाले साल को 4, उससे पहले वाले साल को 3, उससे पहले वाले साल को 2, और उससे पहले वाले साल को 1। हमने कहा ठीक है, वेट दिया। उसके अलावा क्या, फिर इसने कहा कि एफिशिएंसी डिसाइड करते हैं कि भाई इंडस्ट्री कितनी कमा रही है और आप कितना कमा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री 12% कमा रही है और आप 12% कमा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप प्रॉपर जो है वो एक एवरेज एफिशिएंट हो, मतलब कि पूरा 1 के बराबर हो, आप ना इंडस्ट्री से ज्यादा हो ना इंडस्ट्री से कम हो। लेकिन पहले साल में देखो फर्म ने 10% कमाया, जबकि इंडस्ट्री में जो है वो 12% कमाई हो रही है। तो ये क्या है, 12 के अगेंस्ट में आप कितना कमा रहे हो? 10। इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये लेटेस्ट साल है। इस वाले साल के अंदर जो आप इंडस्ट्री से कम कमा रहे हो, मतलब कि आपकी जो है वो डाउनफॉल वाली स्थिति आ रही है। इससे पहले वाले साल इंडस्ट्री 10% कमा रही थी, आपने 12% कमाया, उसको 4 से गुणा करो। उससे पहले वाली जो है उसमें आप 15% कमाए थे, जबकि इंडस्ट्री 7 ही कमा रही थी, उसको 3 से गुणा करो। उससे पहले वाले साल में 12/5 और 2 से गुणा करो, और उससे पहले वाले साल में 8/11 और उसको 1 से गुणा करो, और टोटल ऑफ वेट जो है वो डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 15 हो गया। क्लियर? ये जो है ये क्या जाएगा आपका एफिशिएंसी रेशियो। ये जो है ये क्या जाएगा आपका एफिशिएंसी रेशियो। हमने कहा मेन बात तो भूल ही गए आप कि भाई ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू क्या है। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे को तो क्या करना था, प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड भी अगर बता देता तो लोग मेरे को जूते मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कोई पहले बता चुका था। तो इसने कहा कि मुझे तो कुछ इसी के अंदर चेंज करना था कि ये जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी रेशियो। तो ये क्या आ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू। ये एक बार आराम से देख लीजिए, इसमें कोई अगर डाउट हो। बिल्कुल। इस यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? इसके बाद में एक दो छोटे छोटे मेथड और है जो इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन है तो अपने को देखना ही है। एक आता है जिसमें गिल्स एंड रॉबिन्सन, गिल्स एंड रॉबिन्सन, इनको जो वो ICMAI जो है ना, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उन्होंने और पर्सनल डिपार्टमेंट करके उन्होंने पैसा देके उनको रिसर्च करने के लिए कहा था कि भाई किस तरीके से करें। इन्होंने जो ज्यादा कुछ माथापौड़ी की नहीं, उन्होंने कहा कि एक काम करो, इनका जो भी रेमुनरेशन है उसका एक मल्टीप्लाई फैक्टर जो वो कैलकुलेट करो, और ये जो वो क्या हो जाएगा, इसकी ह्यूमन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ए, और इसने कहा कि जो करो वो किसके हिसाब से करो, ग्रुप के हिसाब से करो। जैसे एक ग्रेड है, ए ग्रेड का एम्प्लॉय है, बी ग्रेड का एम्प्लॉय है, सी ग्रेड का एम्प्लॉय है, डी ग्रेड का। जैसे ए ग्रेड के एम्प्लॉय को आप रेमुनरेशन देते हो 7, इसको 6, इसको 5 और इसको 4। तो हर ग्रेड के लिए एक आप मल्टीप्लाई फैक्टर जो वो कैलकुलेट कर लो। हमने कहा मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, तो उसने कहा बहुत सारी चीजें कंसिडर होगी, और उसके हिसाब से कंपनी टू कंपनी अपने हिसाब से क्या करेगी, मल्टीप्लाई फैक्टर पता करेगी। हमने कहा कि हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड आए तो कैसे कैलकुलेट करना है कि नहीं आएगा, वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने झंझट खत्म। कि मल्टीप्लाई फैक्टर डिसाइड किया, जैसे इसका आया 6, इसका आया 5, इसका आया 4 और इसका आया 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 37 7 42, 6 पंचों की 30, 5 चौक 20,
4 चौक 16, कितना हो गया भाई? 6 2 8, 4 3 7 8 9 और 10, 108। जैसे ये लैक्स के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू है? हाँ है, सारे के सारे ये जो नाम आगे अपन इसको लिखेंगे, इनके नाम जो है वो आगे लिखेंगे। सारे मेथड लिखे, एक भी छोड़ा नहीं है, ताकि क्या हो कि कोई छूट न जाए। क्लियर है? इसके बाद में दो और हैं अपने बस की बात नहीं। मल्टीप्लाई फैक्टर ये कंपनी टू कंपनी डिसाइड करती है, अपने को बस ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? इसके बाद में एक दो और मेथड है, तो जग्गी एंड लाउस, और एक जो है वो ऑर्गेन ऑर्गेन करके है, और एक जो है वो एग्रीगेट पेमेंट, जो कि अपन इसको थ्योरी से देख लेते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना ये लॉ वगैरह ले वगैरह का, ये जो है ये अपन ने अभी जो पढ़ी है ना थ्योरी, उसमें से जो ऑथर है उनके नाम के हिसाब से। एक सेकंड रुकिएगा, मैं जो पीडीएफ खोल देता हूँ, ताकि उससे एक बार अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। यहाँ तक में और कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी वैल्यू करते हैं वगैरह, कैसे पता करते हैं, बेसिक थ्योरी दे रखी है। एलिमेंट क्या क्या होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है? पहली बात तो ह्यूमन क्या एक रिसोर्स है, मतलब कि एक असेट है, और उसकी अपने को क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है, मतलब कि उसको अपने बुक के अंदर लिखना है। उसके लिए अपने को आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा करना होगा, और फिर उनको मेजरमेंट करना होगा। सबसे मुश्किल जो काम है वो अपना यहाँ मेजरमेंट है, कि जो ह्यूमन है उसको किस तरीके से मेजर करें, और फिर उसको किस तरीके से रिपोर्ट करें। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हमें क्या करना है? रिसोर्स, उसकी अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड डाटा और उनका मेजरमेंट, और फिर उनकी रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ोगे तो सीधी सीधी समझ आ जाएगी। वैल्यूएशन मेथड, ये यहाँ से देखिएगा, ये सारे के सारे जो मेथड है। सबसे पहले हिस्टोरिकल मेथड,
इन्होंने दिया नाम आपको जो वो याद वो अभी अपन देखेंगे, इसके लास्ट में देखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड किसने दिया, नाम याद रखिएगा, ये विलियम सी पाइले और लीब्रुमेंट, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ये वाली थ्योरी जो किसने दी है। क्लियर है। ये जो फ्लेम होल्ड है ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, इसने यहाँ भी थ्योरी दी और यहाँ भी दी है। इसमें क्या करना है, एम्प्लॉय के जो सिलेक्शन ट्रेनिंग और प्लेसमेंट वगैरह के जो खर्चे उनको क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो, और उसके बाद में डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होगा। रिप्लेसमेंट के लिए क्या करना, उसको हायरिंग वगैरह, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नए एम्प्लॉय को जो है वो सारी सारी करेंगे। उसके बाद में ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड जो कि किमियन एंड जोन्स ने दी थी, और इसने क्या किया था, हर किसी की बिड कैलकुलेट करो और जिसकी सबसे ज्यादा बिड होगी उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती थी कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो इजीली हायर कर सकता है तो उसके लिए कोई बिड लगाता नहीं था, और इस वजह से उस बेचारे की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट ने क्या कहा, हर किसी के लिए ग्रेड तय करके उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दो और उसके हिसाब से वैल्यू जो डिसाइड करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, जिसके अंदर ये जो पहला ही है वो लेव, और इसे देखो कई बार इन थ्योरी को जो इस नाम से पहचाना जाता है और कई बार इनको इनके जो है वो जिन्होंने इनको दिया है उसके हिसाब से भी पहचाना जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का पूछना होता है कि ये थ्योरी किसने दी है, तो इसका ये वाला नाम जो वो लिखा जाएगा और ये आपको ऑथर के नाम पूछे जाएंगे। कई बार सॉरी इसके प्रपोनेंट जो है जिन्होंने दिए, और कई बार जो है इनके नाम से ही सीधी थ्योरी पूछ के इसके बारे में कुछ पूछा जाता है। ये लेव और इन्होंने दिया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, इसके अंदर क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, सारे जो उसके रिटायरमेंट तक कैलकुलेट करेगा वो, जो प्रेजेंट वैल्यू अपन एन्युटी जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो उस तरीके से। रिवॉर्ड वैल्यूशन या फिर एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी जो फ्लेम वोल्ट ने दिया है, इसने क्या कहा कि जो एम्प्लॉय है वो जो जो सर्विस देगा और जो जो काम करेगा उससे जो जो रिवॉर्ड मिलेगा उन सारों की क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। उसके बाद में जो मोर से आया उसने कहा कि नेट बेनिफिट, इसमें से क्या करो, बेनिफिट जो रिसीव हुआ उसमें से कॉस्ट क्या करो, लेस करो, और बाद में जो बचता है उसकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। उसके बाद में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो कि पेकिन ऑर्गन ने दिया, जिसने क्या कहा कि भाई ये जो है जस्ट ऊपर वाला जो मेथड था उसके अंदर क्या करो, उसको नेट बेनिफिट को क्या करो, इसके सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है उससे मल्टीप्लाई करके फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। फिर इसके ये हार्मोनसन के दो मॉडल हैं, एक तो अनपरचेज गुडविल और एक एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये 5F0 वगैरह ये आपको समझाने के लिए, भाई करंट ईयर अगर जैसे 2005 है तो 2005 क्या होगा, F0 होगा और ये E0 होगा, मतलब कि ये क्लियर है। उसके बाद में ये दो और थ्योरी है, गिल्स और रॉबिन्सन मॉडल, इसने क्या कहा, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट शुड बी मेड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस। इसका क्वेश्चन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ये इसी तरीके से पूछा जाता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस को किसने बताया था, तो गिल्स एंड रॉबिन्सन ने। इन्होंने क्या कहा कि आदमी की जो है आदमी की वैल्यू जो करो वो ऐसा नहीं कि एक दिन किसी दिन कर लो, उसको क्या करना होगा, ऑन गोइंग करना होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगा। जो कल जो एक आदमी जो सोया है वो आज जब जगेगा, आज जब काम करेगा तो उसके अंदर कल का एक्सपीरियंस जो जुड़ जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो उसका क्या किया जाए, गोइंग कंसर्न के हिसाब से वैल्यू किया जाए। 1972 के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट जो है उन्होंने इनको पैसा दिया और उनको कहा कि भाई आप जो है वो स्टडी कीजिए, और इन्होंने स्टडी करके सजेस्ट किया कि भाई ये क्या किया जाए, मल्टीप्लायर जो कैलकुलेट किया जाए और मल्टीप्लायर के हिसाब से किया जाए। should be made on the same way on other business asset on going concern basis। जैसे सारी असेट जो है उनका वैल्यूशन हर साल करते हो वैसा वैसा इनका ह्यूमन का भी हर साल करो, और हर साल जो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से इसका वैल्यूशन करो। नोट्स जो है वो हिंदी में मिल जाएंगे ना, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो हैंड रिटन नोट्स जो है वो इसके भी मिल जाएंगे आपको। द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन एसेट value under this method is based on the notion that the individual remuneration or the remuneration of group of a person in the same grade may be multiplied by a factor determined on the basis of his contribution to the success of business। कि भाई हर किसी का इससे पूछा हाँ बिल्कुल
समझिएगा। इसने क्या कहा कि हर जो एम्प्लॉय है उसका मल्टीप्लाई, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे वैसे किसी ने इनसे पूछा कि भाई मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हर कंपनी वो कितना बिजनेस जो है वो बिजनेस के ग्रो होने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके हिसाब से हर ग्रेड का या हर एम्प्लॉय का जो क्या किया जाएगा, एक मल्टीप्लाई फैक्टर जो वो कैलकुलेट किया जाएगा। और टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये उसका टोटल रेम्युनरेशन, उसको मल्टीप्लाई करके कर दो। उसके बाद में एक जग्गी एंड लो या जग्गी एंड लो, और उसके आगे वाला जो एक और मेथड है, नहीं वो आ गया। अब जग्गी एंड लो ये जो है ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए बेचारे। दिस मॉडल सजेस्ट वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट ऑन द ग्रुप बेसिस। इसने कहा कि भाई एक अकेले आदमी को तो वैल्यू कैलकुलेट करना आसान नहीं है कि भाई वो जो कब चला जाए कब छोड़ के जाए इस तरीके से, लेकिन उसने कहा कि ओवरऑल एक ग्रुप का देखा जाए ना तो अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई इस ग्रुप के अंदर 80% रहेंगे 20% चले जाएंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसने कहा जग्गी एंड लाउ ने क्या कहा कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका वैल्यूएशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल के बजाय ग्रुप के हिसाब से देखना चाहिए। एक जैसे एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट है उन सबका एक ग्रुप बनाओ, और इट माइट बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एन इंडिविजुअल फ्यूचर पीरियड। एक आदमी पर्टिकुलर आदमी आपके साथ कितना रहेगा ये तो पता नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जैसे आपके फ्रेंड का ग्रुप है जैसे 20 का, तो उसमें से कि भाई एक दो जाएंगे बाकी सारे सारे 18 एक साथ में रहेंगे। स्टैंड चांसेस ऑफ प्रमोशन बट द ग्रुप बेसिस इट कैन बी इजियर टू असर्टेन द फ्यूचर पीरियड, कि भाई प्रमोशन वगैरह जो भी है वो पूरे ग्रुप के हिसाब से ओवरऑल जो वो कर सकते हैं। इट हैज बीन अज्यूम्ड इन दिस मॉडल दैट द पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम एंड प्रोबेबिलिटी जो हम पता कर सकते हैं। ये इसका ध्यान रखिएगा भाई, इसने फॉर्मूला दिया था। टीवी का मतलब क्या, करंट वैल्यू ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन ईच ग्रेड जो है वो सारा सारा कैसे कैलकुलेट करेंगे। एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना। आर का मतलब जो है वो क्या, डिस्काउंट रेट क्या है। एन का मतलब क्या, टाइम पीरियड, ये कितने टाइम पीरियड रहेगा, जैसे 5 साल 10 साल। टी का मतलब क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसको जो है वापस एन से मल्टीप्लाई करना, मतलब टाइम पीरियड इंटू वी जो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय, इसके हिसाब से जो करना है। एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा बस बाकी। उसके बाद में एक ये ऑर्गेन्स मॉडल और है, इसके हिसाब से इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेन्स देयर आर 7 मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उसने कहा कि ये 7 जो है वो कारक है, 7 जो है डिटर्मिनेंट है जिसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू पता की जा सकती है। मॉनेटरी वैल्यू, बेनिफिट, पोटेंशियल, उससे कितने पैसों का फायदा हो सकता है, और उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एफिशिएंसी कितनी है उसकी, और उसका स्टैंडर्ड वर्क इंडेक्स क्या है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, सैलरी एंड वेजेज, उसके स्टार्टअप कॉस्ट मतलब कि उसे लाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा लगेगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी है कंटिन्यूड एम्प्लॉयड की, और प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो सर्वाइवल रहेगा। एक तो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा इसके कितने चांसेस, और वो जिंदा रहेगा उसके कितने चांसेस। और इसने कहा कि बिलीव दैट द मॉडल जनरेट्स डाटा दैट आर अमेंडेबल फॉर यूज इन द ऑनगोइंग मेजर लाइक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और उसने कहा कि ये जो मेजर है ये आज कोई अच्छा काम कर रहा है वो कल जो है वो रद्दी या बेकार काम करना शुरू कर सकता है, और आज जो रद्दी बेकार काम कर रहा है वो कल को अच्छा काम करना भी शुरू कर सकता है। तो ये कहा कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। ये अपना एक इंडियन थे प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती, इन्होंने जो है वो दिया। इसके अंदर बस इतना ही है कि उन्होंने भी एग्रीगेट बेसिस पे कि भाई ग्रुप के बेसिस पे इनका क्या किया जाए, वैल्यूएशन किया जाए। क्लियर। मैनेजरियल रोल ऑफ एरिया वेयर एचआरए कंट्रीब्यूट। एचआरए अगर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। एक तो मैनेजरियल रोल ऑफ एचआरए कि भाई जो मैनेजमेंट जो जब इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करेगा तो उसे पता रहेगा कि भाई उसकी एक्विजिशन पे क्या कॉस्ट लग रही है, उसके डेवलपमेंट पे क्या लग रही है। उसके अलावा उसका एलोकेशन जो वो सही होगा, मतलब कि एक आदमी को उसकी इच्छा के हिसाब से अच्छा काम, जो आज के टाइम के अंदर जो लोग जॉब छोड़ रहे हैं उसमें पैसों से बड़ा कारण जो है वो ये है कि उनको उनका जो उनकी कैपेबिलिटी है उनके हिसाब से उनसे काम नहीं लिया जाता। तो एलोकेशन का मतलब है कि सही आदमी को सही रोल देना, और कंजर्वेशन उसको मेंटेन करके रखना। भाई उसको अगर पैसों की दिक्कत आ रही है या फिर कोई और अच्छा उसे लालच दे रहा है तो उससे बात करो, उसको रोको किसी भी तरीके से। इवेल्यूशन एंड कंट्रोल, मैनेजरियल परफॉर्मेंस पता चलेगी कि भाई ह्यूमन रिसोर्स अगर करोगे तो आपको कि भाई
आपका नॉर्मल कंट्रीब्यूशन कितना है और आपने ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कितना चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आप इंडेक्स पता कर सकते हो। बिहेवियरल इम्प्लीकेशन और एक्सटर्नल यूजर, बाहर के लोग भी इससे पता कर पाएंगे कि भाई क्या क्या चीजें, और कैपिटल बजटिंग के अंदर वगैरह में हर जगह काम आ सकता है। फायदे गिनाने में फायदे, और अगर नुकसान की बात करें, लिमिटेशन क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, तो सबसे मेन चीज तो जो है वो इसका सबसे बड़ा जो है वो मेजरमेंट प्रॉब्लम है। अभी तक जो भी सारे थे वो सारे के सारे जो आदमी की वैल्यू जो करना पॉसिबल नहीं है कि भाई उसको किस तरीके से वैल्यू करोगे, क्लियर है, जो कि एक आसान बात नहीं है। अब कोई जो है वो मुझे कहे कि भाई तुम्हारी वैल्यू जो वो 500 रुपए, 1000 रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़, जो भी कहो वो सारी की सारी क्या है, गलत है। या किसी भी एम्प्लॉय के बारे में इस तरीके से कहो तो वो गलत है। एथिकली भी ये जो है वो सही नहीं माना जाता है भाई। आप जो इंसान है, कोई बकरी थोड़ी है जो उनको वैल्यू कर रहे हो आप। तो उस तरीके से भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि लोगों ने कहा कि बाकी जो एसेट है वो एसेट आपके बैलेंस शीट में आती है क्योंकि उन एसेट की आपके पास ओनरशिप है। और यहाँ बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारे पास जो उसके ह्यूमन रिसोर्स के मामले में हमारे पास ओनरशिप नहीं है। जैसे कि एक जो पापड़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो क्या कर दिया, वो लेडी जो घर घर के अंदर पापड़ बनाते थे उनसे प्रोक्योर करते थे और जो वो आगे सेल करते थे। तो उन्होंने अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नया नहीं पढ़ के आया था कोई, उसने क्या कर दिया, उन लेडीज को अपनी बुक्स के अंदर जो अपनी असेट बता दिया। उनके सारे पति चले गए कि भाई ये तुम्हारी असेट कैसे होगी, ये तो हमारी असेट है। रीजन क्या है, क्योंकि ओनरशिप है ही नहीं आदमी की। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आदमी स्वेच्छा से आ रहा है, आपके पास कितने टाइम काम कर रहा है और फिर कभी भी छोड़ के जा सकता है। और दूसरी बात, जैसे किसी ने कहा कि सर बॉन्ड भरवा देते हैं, बॉन्ड भरवाते हैं तो उसके अंदर रेमुनरेशन ले सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते आप कि भाई अगर आप छोड़ के जाओगे तो ये पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओनरशिप आपके पास आ गई। क्लियर है, ये सारी बातें हैं ह्यूमन रिसोर्स की। इंडिया में कौन सा चलता है, तो इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो लेव वाला ये मेथड है ये फॉलो करती है। उसके अलावा उसे भी कहा नहीं जा सकता। रीजन ये है कि उसमें भी वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन जो करते हैं। दूसरा, क्या है ये कंपलसरी है क्या, नहीं, अपने हिसाब से अपने इच्छा से जो देना चाहे ये इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स की वो दे सकते हैं। और जो भी देना चाहेगा उसे अपने जो मेन बैलेंस शीट पी&एल वगैरह है वो तो देने ही है, उसके अलावा उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में ये ह्यूमन रिसोर्स को दिया जा सकता है। क्लियर है, तो ये यहाँ तक की बातें हैं। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है, और भाई कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, और भेजते रहिएगा। जब भी समय मिलेगा तब मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा। ये न सोचे बिल्कुल भी कि भाई बिजी होंगे सर, या फिर इतना छोटा सा डाउट क्या पूछें। कोई डाउट छोटा नहीं है, जो भी आए पूछ लो, बेधड़क आराम से पूछ लो। जब भी समय होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप जो है वो पूछ के आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटा डाउट जो है उसके अंदर हो सकता है कि आपको छोटा पॉइंट अगर आप पूछ रहे हैं और उससे कोई बड़ा पॉइंट जो है वो और क्लियर हो जाए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा ये भाई टाइमिंग के अंदर जो वो तीनों में से एक ऑप्शन जो वो आप डिसाइड करके बता दीजिएगा। स्टेट शुरू करने वाले अपन, जिसके अंदर तीन ऑप्शन बताए हैं, ऑप्शन 1, 2 और 3। पहला एक तो है 5 से 8, एक जो है वो सुबह 6 से 8 है, शाम को 7 से 9, और एक जो है वो 7 से, तीसरा क्या था, 7 से
10। वैसे ये वाला तो 4 घंटे वाला तो ज्यादा हो जाएगा, वो थोड़ा बैलेंस। हाँ देखो, दो चीजें, बैलेंस शीट के लिए अलग अलग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर अपने यहाँ के जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि उसको क्या करो, बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में भी शो करो, और इसके अगेंस्ट में भाई एसेट साइड के अंदर सिर्फ शो करोगे बैलेंस शीट में मैच हो जाएगी, तो इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी साइड में भी इसको शो करोगे भाई इतना जो है वो इनसे वैल्यू मिलेगा और इसके लिए इतना इनको पेमेंट करना। तो एसेट और लाइबिलिटी साइड जो है, दोनों टोटल कॉस्ट अप्रोच जैसे कहते हैं उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। क्लियर है? बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है वो लैब वगैरह वाला करते हैं, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन इन दोनों के पॉइंटों पे नहीं बन सकता है। रीजन ये है कि ये अब कोई कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करेगी वो अल्टीमेटली इस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में नहीं आता। इंडिया की कंपनी चाहे जो करे, और ये कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है कि भाई ये ही मेथड करते हैं, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से करती है। अब बुक्स जो कॉलेज में चलती है वो लेव वाला इस वजह से बताती है क्योंकि जो नवरत्न कंपनी है उसमें से ज्यादातर जो वो लेव वाला मेथड जो वो फॉलो करती है। हाँ मोस्टली जो वो राइटर के नाम से ही आते हैं। ठीक है, तो इनको एक पेज पे थ्योरी और राइटर के नाम, थ्योरी और राइटर के नाम ये जो वो लिख दीजिएगा, और इनको लिखिएगा इसी तरीके से ताकि आपको याद रहे, सिंपल सा याद रहे कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर उसके बाद में रिप्लेसमेंट, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड, और फिर उसके बाद में सॉरी अपॉर्चुनिटी और स्टैंडर्ड इस साइड के अंदर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसके बाद में रिवार्ड वैल्यूशन, नेट बेनिफिट, इस तरीके से सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, ताकि पता चलता रहे कि भाई हाँ इसके अंदर ये चेंजेस चेंजेस जो आते गए। क्लियर है भाई? और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा ना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे।